प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव का अगला टॉपिक मंडल आयोग और उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में पिछड़ा वर्ग राजनीति का विशेष महत्व है और 1990 के दशक में पिछड़े वर्ग का भारतीय राजनीति में बोलबाला रहा। सबसे पहले भारत में प्राचीन समय से ही जाति व्यवस्था विद्यमान थी और आज़ादी से पहले यह जाति व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे यह जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और उस समय भी जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ उच्च जाति के लोग दयनीय व्यवहार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, उनके साथ असमानता का व्यवहार करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में इनके आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए और विशेष कानून बनाकर इनके साथ भेदभाव करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन 70 साल हो जाने के बाद आज भी हमें समाज में निम्न जाति के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती। आज़ादी के बाद पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए 1953 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और यह आयोग काका साहिब कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया। इस आयोग का कार्य था समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना और अपनी रिपोर्ट पेश करना। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा का पता लगाने के लिए और उनकी दशा में सुधार के उपाय के लिए आयोग स्थापित करने का अधिकार है और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 2700 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की और इन 2700 जातियों के आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए सरकार को उपाय करने के लिए कहा। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट को 1956 में संसद में पेश किया गया, लेकिन यह आयोग या पिछड़े वर्ग के लिए विशेष जो आरक्षण का प्रावधान है वो सरकार लागू नहीं कर सकी। उसके बाद फरवरी 1978 में केंद्र सरकार ने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की। पिछड़ा वर्ग आयोग और इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। इस आयोग के अध्यक्ष श्री बीपी मंडल थे, बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम मंडल आयोग रखा गया।
मंडल आयोग को भी पिछड़े वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने का कार्य सौंपा गया और अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। इस आयोग के पास जो मुख्य रूप से 3 कार्य थे। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग की स्थिति की कसौटी को तय करना था। दूसरा, इस आयोग को पिछड़े वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश करनी थी। तीसरा, इस आयोग को पिछड़े वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के उपाय बताने थे। तो इस आयोग ने भी 31 दिसंबर 1978 को अपनी रिपोर्ट पेश की और अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने कहा कि भारत में 22.5% जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है एवं जनजाति, जिसमें से 22.5 में से 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तथा इस आयोग ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या भारतीय समाज में 52% है। और इस प्रकार से इस आयोग ने कुल 74.5% आरक्षण का सुझाव दिया। लेकिन क्योंकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की पेशकश की। इस आयोग ने कहा कि क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए इन लोगों को समाज में ऊंचा उठाने के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया जाए या आरक्षण दिया जाए। अगस्त 1980 को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अगस्त 1980 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस आरक्षण को लागू करने की घोषणा की और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति किसी भी आरक्षण में नहीं आते और आर्थिक रूप से गरीब हैं, उन्हें 10% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण अलग से देने की घोषणा की। इससे पूरे देश में आंदोलन हुआ। देश के युवाओं ने आरक्षण के विरोध में पूरे देश में आंदोलन किया
और लगभग 200 युवाओं ने आत्मदाह कर लिया। इस आंदोलन में सरकारी और आर्थिक नुकसान हुआ और बहुत से लोगों ने कोर्ट में केस दायर किए इस आरक्षण के खिलाफ। उनमें से एक व्यक्ति इंदिरा साहनी था। उनमें से एक व्यक्ति इंदिरा साहनी था और इसलिए आरक्षण के विरुद्ध इस केस को ना इंदिरा साहनी केस नाम दिया गया। इस केस का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1992 में सुनाया और इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीपी सिंह सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की जो घोषणा की है वह वैध है, लेकिन जो 10% अन्य कमजोर वर्ग के लिए नरसिंह राव सरकार ने, पीवी नरसिंह राव सरकार ने व्यवस्था की है 10% अन्य गरीब वर्ग, वह अवैध है, संविधान के विपरीत है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है पिछड़ा वर्ग के लिए वह सरकार का जो निर्णय है ठीक है, उसे लागू किया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीवी नरसिंह राव सरकार ने 10% अन्य गरीब वर्ग के लिए जो किसी भी आरक्षण में नहीं आते वो आरक्षण की व्यवस्था की है वह संविधान के विरुद्ध है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार 4 महीने के अंदर पिछड़े आयोगों की स्थापना करे और पिछड़े वर्ग आयोग की सूची तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगला जो कोर्ट ने तथ्य रखा वो कहा कि पदोन्नति में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला जो कोर्ट ने कहा कि जो पिछड़ा वर्ग का जो संपन्न समाज है जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, समृद्ध समाज पिछड़े वर्ग का, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश जारी किए कि आरक्षण के विषय में सरकार को क्या करना है। फरवरी 1993 में न्यायमूर्ति RN प्रसाद के नेतृत्व में एक समिति का निर्माण किया गया जो क्रीमी लेयर में किन किन कौन कौन होंगे यह निश्चित करेगी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिन लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है उनमें निम्नलिखित लोग शामिल किए गए। सबसे पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
पॉज कर दिया था, रुक जाए एक तरफ। क्रीमी लेयर लिस्ट में समिति ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया। दूसरा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश शामिल किए गए। तीसरा, इसमें राष्ट्रपति द्वारा गठित सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य शामिल किए गए। चौथा, इसमें चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल किए गए। सेना में इसमें कर्नल लेवल या उससे ऊपर के अधिकारी शामिल किए गए। सरकारों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी इसमें शामिल किए गए। इसमें वो लोग भी शामिल किए, वे व्यापारी शामिल किए गए जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा थी। और इसमें उन किसानों को शामिल किया गया जिनकी जमीन का 85% सिंचित क्षेत्र था। तो इस प्रकार से इस क्रीमी लेयर लिस्ट को तैयार किया गया। और इस के तैयार होने के बाद 8 सितंबर 1993 को पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया। और यह आरक्षण सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आने वाली सभी नियुक्तियों में मिलेगा। इस प्रकार हमने मंडल आयोग और उसकी रिपोर्ट को समझा। है बहुजन समाज पार्टी एवं उसकी नीतियां और कार्यक्रम। उन्नीस सौ 80 के दशक में 14 अगस्त 1983 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य अन्य पिछड़े वर्ग में पिछड़ा वर्ग की अन्य जातियों को शामिल करने की सिफारिश करना था और पिछड़ा वर्ग की जातियों के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना था। इस आयोग ने वर्ष 2000 में 90 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की और सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए 90 अन्य जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इस आयोग का 1997 और 2000 में पुनर्गठन भी किया गया। 1980 के दशक में ही अनुसूचित जाति और जनजाति की राजनीति में एक नया नाम आया और वो नाम था काशीराम, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए संघर्ष करने का कार्य कर रहा था। काशीराम ने पूना में रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक विभाग में नौकरी करते हुए 1978 में बामसेप नामक एक संगठन की स्थापना की। यह संगठन अनुसूचित जाति, जनजाति
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों का संगठन था और इस संगठन ने भारतीय राजनीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी के लिए कोशिश की। 1980 में काशीराम ने एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। काशीराम ने इसे DS4 का नाम दिया और यह संगठन भी दलितों के कल्याण के लिए संघर्ष करने का कार्य कर रहा था। इसी संगठन को बाद में काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया और इस प्रकार से 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। प्रारंभ में यह एक छोटी सी पार्टी थी और इस पार्टी का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में ही था। 1989 के चुनाव में इस पार्टी ने केवल 2 सीटें प्राप्त की। 1989 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली और ये 2 सीटें कहाँ मिली उन्हें? पंजाब में। यह पार्टी दलितों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के समर्थन पर राजनीति कर रही थी। इस पार्टी ने 1992, 1997 और 2007 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और मायावती वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। 1996 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 12 सीटें मिली और 25 नवंबर 1997 को इस पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया और यह पार्टी एक राष्ट्रीय दल बन गई, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। यह पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल। इस पार्टी ने इस वर्ग के अलावा सवर्ण समाज के लोगों को भी उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने का कार्य किया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की 3 बार सरकार रही। तो इस प्रकार इस पार्टी ने जहां 1989 में 2 सीटों से शुरुआत की थी, वह 1996 में बढ़कर लोकसभा में 12 हो गई और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पार्टी ने 1992, 1997 और 2007 में राज्य सरकार बनाने का कार्य किया। अब इस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम को स्पष्ट करते हैं। पहला जो इसकी नीतियाँ और कार्यक्रम है, उसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो है जातिवाद का विरोध। क्योंकि भारतीय समाज शुरू से ही जातिवाद का पीड़ित रहा है, तो इस पार्टी का निर्माण भी जातिवाद का विरोध के आधार पर ही हुआ था। यह पार्टी जातिवाद और छुआछूत का विरोध करती है और संविधान द्वारा जो जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध जो कानून बनाया गया है उसे पूर्णतः लागू करने का समर्थन करती है। यह पार्टी कहती है कि समाज में जब तक जाति के आधार पर भेदभाव रहेगा
तब तक हम समाज का पूर्ण विकास नहीं कर सकते। दूसरा, संवैधानिक व्यवस्था में आस्था। यह पार्टी भारतीय संविधान में अपनी पूरी आस्था रखती है और संविधान के द्वारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं उनका समर्थन करती है, उन्हें संविधान का एक अच्छा कार्य मानती है और उसे लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है आरक्षण का पक्ष। इस पार्टी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान में जो 22% का आरक्षण की व्यवस्था 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका समर्थन किया है और इस आरक्षण को तब तक लागू रखने के पक्ष में है जब तक यह वर्ग पूरी तरह से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सक्षम न हो जाए। जब तक इस वर्ग की राजनीति में भी भागीदारी न बढ़ जाए तब तक यह पार्टी इस वर्ग के लिए आरक्षण के पक्षधर है। चौथा जो हमारा पॉइंट है चुनाव में भागीदारी। इस पार्टी ने 1989 से लेकर अब तक प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की है और इसकी पार्टी की चुनाव में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा रही है। यह पार्टी चाहती है कि राजनीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी बढ़े, जो कि केवल कुछ प्रतिशत में ही है। इसलिए यह पार्टी एक चुनाव को चुनाव ना मानकर इसको एक अभियान मानती है, व्यवस्था बदलाव का एक अभियान मानती है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग का विकास। यह पार्टी दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग का विकास का समर्थन करती है और कहती है कि जब तक समाज के दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें देश के विकास के लिए चाहिए कि हम जो ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग है इसके विकास की योजनाएं चलाएं और इनका पूर्ण विकास करें, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। अगला पॉइंट जो हमारा है लोकतंत्र में आस्था। इस पार्टी की लोकतंत्र में आस्था है और यह लोकतंत्र की समर्थक है। यह पार्टी लोकतंत्र को भारत के लिए उपयुक्त मानती है और लोकतंत्र में होने वाले जन कल्याण के कार्यों को समर्थन करती है और लोकतंत्र को देश को आगे बढ़ाने की व्यवस्था मानती है। इस प्रकार से हमने बहुजन समाज पार्टी और उसकी नीतियां एवं कार्यक्रमों को स्पष्ट किया। आज हमने आपको जो 2 टॉपिक कराए हैं, पहला टॉपिक हमारा था मंडल आयोग और उसकी सिफारिशें और दूसरा टॉपिक हमारा था बहुजन समाज पार्टी और उसकी नीतियाँ और कार्यक्रम। तो प्यारे बच्चों, इसमें बोर्ड के लिए हमारे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा मंडल आयोग क्या था, उसकी सिफारिशों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है बहुजन समाज पार्टी के क्या थी, इसकी नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए, या बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम स्पष्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।